हाय, मेरा नाम आर्यन है और मैं आपको बताऊंगा कि आप एंसिबल गलत क्यों यूज़ कर रहे हैं। आपने एंसिबल के जो वीडियोस देखे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे देखे हो या आपने कोई आर्टिकल्स पढ़े हो, वहाँ पे एंसिबल के लिए एंसिबल हाइफन प्लेबुक कमांड यूज़ करी जाती है। लेकिन एंसिबल हाइफन प्लेबुक कमांड एक पुराना तरीका हो गया है प्लेबुक को रन करने का। अब हम एंसिबल को एंसिबल नेविगेटर के साथ यूज़ करते हैं। एंसिबल नेविगेटर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू प्लेबुक्स कंटेनर बेस्ड एग्जीक्यूशन के थ्रू रन करी जाती हैं। तो प्लेबुक डायरेक्टली रन करने की जगह अब हम एक एंसिबल का कंटेनर क्रिएट करते हैं। आपने डॉकर या कुबरनेटिस का नाम सुना होगा और आप जानते होंगे कि अब हर कोई डॉकर कुबरनेटिस की तरफ मूव कर रहा है और एंसिबल भी अब एक कंटेनर बेस्ड एग्जीक्यूशन यूज करता है। तो इसमें होता क्या है, आपकी वर्चुअल मशीन पे एंसिबल नेविगेटर नाम का सॉफ्टवेयर डाला जाता है। आपकी वर्चुअल मशीन गिटहब से एंसिबल की एक पब्लिक कंटेनर इमेज डाउनलोड कर लेती है। इस कंटेनर इमेज के थ्रू एक कंटेनर क्रिएट होता है। ये कंटेनर आपकी प्लेबुक रिमोट वर्चुअल मशीन्स पे रन करता है। ये कंटेनर आपका क्रिएटेड एसएसएच की बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फिर पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर लेता है। हम एंसिबल को जब यूज करते हैं तो हम प्लेबुक्स लिखते हैं। इन प्लेबुक्स को लिखने का तरीका भी अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपने जो पुराने वीडियोस देखे हैं, चाहे मेरे वीडियोस देखे हों या किसी और के, वहां पे प्लेबुक लिखने का तरीका अब पुराना हो गया है। प्लेबुक लिखने में अब हमने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको हम बोलते हैं FQCN, फुली क्वालिफाइड कंटेंट नेम। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि एंसिबल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और नई प्लेबुक्स नए एग्जीक्यूशन मेथड से रन कैसे होंगी। तो यहां पे मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है। इस वर्चुअल मशीन के ऊपर हम समझना चाहते हैं कि हम एंसिबल कैसे डालेंगे और एंसिबल डालने के बाद एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। क्योंकि एंसिबल एक कंटेनर बेस्ड एग्जीक्यूशन यूज करता है, इसलिए आपके पास एक कंटेनर इंजन होना जरूरी है, सच एज डॉकर या फिर पॉडमैन। मैं यहाँ पे रेल 9 यूज कर रहा हूं क्योंकि ये रेल का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ज्यादातर एंसिबल एग्जीक्यूशन रेड हैट के ऊपर ही होता है। हम अगर पॉडमैन हाइफन वर्जन कमांड रन करते हैं तो हम देख भी सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे पॉडमैन का वर्जन 4.6 इंस्टॉल्ड है। पॉडमैन की इंस्टॉलेशन कंफर्म करने के बाद हमें अब ये समझना है कि हम एंसिबल नेविगेटर इंस्टॉल कैसे करेंगे। वैसे तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन एक रेड हैट कस्टमर है तो आपके पास एंसिबल का पैकेज या एंसिबल नेविगेटर का पैकेज यम रिपोजिटरीज में अवेलेबल होगा। बट एज एन इंडिविजुअल मैं एंसिबल को पाइथन की पैकेज रजिस्ट्री से डाउनलोड कर सकता हूं। तो आई कैन रन द कमांड sudo yum install python 3 -pip। पिप होता है पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। ये इंस्टॉल करने के बाद अब हम कर सकते हैं पिप 3.9, क्योंकि मैं रेल 9 यूज कर रहा हूं, यहाँ पे पाइथन का वर्जन 3.9 यूज हो रहा है। लेकिन आप पिप 3 डबल टैप कर सकते हो अवेलेबल वर्जन देखने के लिए। इंस्टॉल ansible navigator पेयर ऑफ ब्रैकेट्स ansible core। ansible core आपका पुराना वाला ansible हो गया एंड ansible navigator इज अ न्यू वन, तो आपके पास दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद अगर आप ansible डबल टैप करते हैं तो आपके पास ansible की अवेलेबल कमांड्स आ जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास पुरानी कमांड्स भी हैं जो है ansible प्लेबुक कमांड, और नई कमांड भी है जो है ansible navigator कमांड। आप जब ansible navigator पहली बार डाउनलोड करते हो तो ये गिटहब की कंटेनर रजिस्ट्री से एक कंटेनर इमेज डाउनलोड करता है। पॉडमैन इमेजेस कमांड से मैं ये कंफर्म भी कर सकता हूं कि यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर इमेज अवेलेबल है क्रिएटर -ee के नाम से। ये एक फ्री टू यूज इमेज है जो आपके पास मिल जाती है द मोमेंट यू गेट एंसिबल नेविगेटर। और अगर ये इमेज आपको नहीं दिख रही है तब एंसिबल नेविगेटर कमांड रन करिए और एंसिबल नेविगेटर ये इमेज डाउनलोड करना शुरू कर देगा। आपके पास जैसे GUI होता है विच इज द ग्राफिकल इंटरफेस, या CLI होता है विच इज अ कमांड लाइन इंटरफेस, ऐसे ही हमारे पास TUI होता है विच इज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। एंसिबल नेविगेटर एक TUI है। अगर हम एंसिबल नेविगेटर कमांड रन करते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे TUI खुलता है। यहाँ पे हम वैसे ही नेविगेट करेंगे जैसे हम VI या विम एडिटर में नेविगेट करते हैं। शिफ्ट कोलन प्रेस करके मैं यहाँ पे इमेजेस में जा सकता हूं।
एंड मेरे पास जो कंटेनर इमेज है वो मुझे दिख जाएगी विच इज क्रिएटर -e विच इज द डिफॉल्ट इमेज जो मुझे मिलती है। मैं अगर अपने कीबोर्ड पे 0 प्रेस करूंगा तो मुझे इस इमेज के बारे में और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एंसिबल वर्जन एंड कलेक्शंस देख सकता हूँ। कलेक्शंस क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। तो आप जैसे यहाँ देख पाएंगे कि हम कौन सा एंसिबल का वर्जन यूज कर रहे हैं, एंड अगर आप ये कंटेनर इमेज यूज करते हो तो आपके पास कौन कौन से एंसिबल के मॉड्यूल्स अवेलेबल आते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी इसके लोड होने के बाद। क्योंकि ये पहली बार स्टार्ट हो रहा है सो इट कैन टेक अ कपल ऑफ सेकेंड्स और अ कपल ऑफ मिनट्स, बट उसके बाद ये जल्दी हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं हम एंसिबल का वर्जन 2.16 यूज कर रहे हैं, एंड मेरे पास एंसिबल के ये सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं with these particular versions. For example, Ansible.POSIX वर्जन 1.5, या फिर अगर मुझे Ansible के थ्रू विंडोज ऑटोमेट करना है तो विंडोज के मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं 2.2, या फिर अगर मुझे Kubernetes ऑटोमेट करना है तो Kubernetes के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। अलग अलग कंटेनर इमेजेस में अलग अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक कंटेनर इमेज के अंदर ही आपको सारे मॉड्यूल्स मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि हम Ansible के थ्रू क्या ऑटोमेट करना चाहते हैं। We can find a container image जहां पे वो respective modules available हो। यहां से इसको एग्जिट करते हैं। Red Hat कहता है कि अगर आपको Ansible के थ्रू एग्जीक्यूशन करना है और नेविगेटर यूज करना चाहते हैं आप, जो Ansible की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आप Red Hat की बनाई हुई एंटरप्राइज इमेज यूज करें एग्जीक्यूशन करने के लिए, या आपकी जो डिफॉल्ट इमेज है इसको यूज ना करें। तो वी कैन रन द कमांड podman login registry.redhat.io। ये Red Hat की कंटेनर रजिस्ट्री है। Red Hat की कंटेनर इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपके पास एक Red Hat अकाउंट है तो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं, एंड नहीं है तो आप एक फ्री Red Hat अकाउंट उनकी साइट पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लूंगा यहाँ पे, एंड लॉगिन करने के बाद अब मैं कंटेनर इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ। पॉडमैन पुल कमांड यूज करते हैं, आपने शायद डॉकर पुल कमांड देखी हो, वैसे ही पॉडमैन पुल कमांड अवेलेबल है, एंड हमें कंटेनर इमेज का नाम चाहिए होगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा विद ऑल द नेम्स। तो ये रहा हमारा पॉडमैन पुल कमांड, इसको कॉपी करते हैं एंड हम यहां से पेस्ट कर देंगे, एंड वी विल प्रेस एंटर। यहाँ पे इमेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये डाउनलोड तभी हो पाएगा जब आप पॉडमैन के थ्रू अपनी कंटेनर रजिस्ट्री में लॉग्ड इन है। अगर आप कंटेनर रजिस्ट्री में लॉग्ड इन नहीं है तो ये एग्जीक्यूशन करना पॉसिबल नहीं होगा। हम इमेज डाउनलोड करने का वेट करेंगे, एंड फिर हम देखेंगे कि प्लेबुक लिखने में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। हमारी कंटेनर इमेज डाउनलोड हो गई है। पॉडमैन इमेजेस कमांड अगर हम रन करते हैं तो हमें अपनी दोनों इमेजेस दिख जाएंगी, आपकी पुराने वाली इमेज एंड नई वाली इमेज। नई वाली इमेजेस 1.68 GB एंड ओरिजिनल इमेजेस 869 MB। Ansible navigator रन करते हैं, एंड लेट अस गो टू इमेजेस। इमेजेस में जाने के बाद हम न्यू इमेज विच इज ऑन द नंबर 1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, एंड गो टू Ansible वर्जन्स एंड कलेक्शंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इमेज ज़्यादा कंटेंट सपोर्ट करती है, तो इसके थ्रू मैं Amazon AWS ऑटोमेट कर सकता हूँ, विंडोज़ ऑटोमेट कर सकता हूँ, मैं सिस्को ऑटोमेट कर सकता हूँ, जूनिपर ऑटोमेट कर सकता हूँ, VMware ऑटोमेट कर सकता हूँ, Kubernetes ऑटोमेट कर सकता हूँ, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन आप Ansible से क्या करना चाहते हो, आपको एक रिस्पेक्टिव कंटेनर इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। कंटेनर इमेज के डाउनलोड होने के बाद अब हम अपनी प्लेबुक लिख सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि प्लेबुक एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस में क्या चेंजेस आए हैं। तो वी कैन डू एन mkdir ansible demo, लेट्स गो इनटू द डायरेक्टरी, और यहाँ पे हम एक प्लेबुक क्रिएट करते हैं। मैं आपको प्लेबुक लिखने का पुराना तरीका दिखाता हूँ, एंड देन आई विल शो यू द न्यू मेथड। तो ओरिजिनली हम जो प्लेबुक्स लिखते हैं वो कुछ ऐसे लिखते हैं, लेट मी क्रिएट अ सिंपल क्रिएट यूजर विद पासवर्ड डॉट बाइनरी। तो अगर हम एक सिंपल सी प्लेबुक लिखते हैं, क्रिएट यूजर विद अ पासवर्ड, होस्ट इज गोइंग टू बी ऑल, रिमोट अंडरस्कोर यूजर, आप अपनी वर्चुअल मशीन से जिस भी VM पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उस पर किस यूजर से कनेक्ट करेंगे। जनरली
आपके लोकल वीएम पे एक अलग यूजर होगा एंड बाकी वीएम्स पे एक अलग यूजर होगा, तो हम वो पर्टिकुलर यूजर मेंशन कर देंगे। मेरे पास एक यूजर है डॉक एडमिन, बिकम ट्रू। आप डॉक एडमिन यूजर से कनेक्ट करेंगे दूसरी वीएम पे, लेकिन डॉक एडमिन यूजर एक नॉर्मल यूजर है, ये यूजर ऐड नहीं कर सकता। तो हम डॉक एडमिन यूजर को बोलना चाहते हैं कि अपनी सूडो परमिशंस यूज करके अपने आप को रूट यूजर में कन्वर्ट करो। तो डॉक एडमिन यूजर सूडो su कमांड रन करेगा और खुद को रूट यूजर में कन्वर्ट करने के बाद इस प्लेबुक के अंदर दी हुई टास्क को रन करेगा। तो टास्क, यहाँ पे एक टास्क मेंशन करते हैं, लेट्स से क्रिएट यूजर, लेट्स से जॉन विद अ पासवर्ड। तो हम ओरिजिनली लिखते थे यूजर एंड फिर हमने लिखा यहाँ पे नेम जॉन, स्टेट प्रेजेंट, एंड आपको एक पासवर्ड भी देना है। तो हम पासवर्ड के केस में एक पासवर्ड वेरिएबल के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड विद द वैल्यू ऑफ नेटवर्क नट्स। अब लिनक्स ये कहता है कि अगर आप पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एन्क्रिप्टेड होना चाहिए। वी कैन नॉट प्रोवाइड अ पासवर्ड इन द प्लेन टेक्स्ट, वो अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ पे अपना वेरिएबल मेंशन करेंगे विच इज यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड, पाइप पासवर्ड अंडरस्कोर हैश SHA-512। क्यों? क्योंकि रेल 8 रेल 9 में SHA-512 एल्गोरिथम यूज होती है पासवर्ड को हैश करने के लिए। एंड इसको सेव एंड एग्जिट कर देंगे। तो ये आपकी प्लेबुक है, दिस इज द प्लेबुक दैट यू हैव, और इस प्लेबुक के थ्रू हम अभी तक काम करते आए हैं। तो व्हाट इज न्यू? अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है विच इज FQCN, फुली क्वालिफाइड कलेक्शन नेम। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। जैसे जैसे एंसिबल पॉपुलर हुआ है, अलग अलग कंपनीज ने मॉड्यूल डेवलपमेंट शुरू कर दी। तो लेट्स से कि एंसिबल के अंदर एक यूजर मॉड्यूल आता है जिसके थ्रू हम लिनक्स के यूजर क्रिएट करते हैं। एक विन अंडरस्कोर यूजर मॉड्यूल आता है जिसके थ्रू हम विंडोज के यूजर क्रिएट करते हैं। अगर VMware एक मॉड्यूल निकाल देता है यूजर मॉड्यूल, VMware ESXi या VMware vCenter पे यूजर बनाने के लिए, या फिर अगर AWS एक मॉड्यूल लॉन्च कर देता है यूजर मॉड्यूल जो AWS IAM के अंदर यूजर्स क्रिएट करेगा, तो एंसिबल तो कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर आप यूजर लिख रहे हो तो हम किस यूजर मॉड्यूल को रेफर कर रहे हैं। और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई अपने मॉड्यूल का एक यूनिक नाम दे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम FQCN का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो एंसिबल का यूजर मॉड्यूल बन जाता है ansible.builtin.user, यानी कि एंसिबल इसका ऑथर, बिल्ट-इन इसके कलेक्शन या इसके ग्रुप का नाम, और यूजर इसके मॉड्यूल का नाम। ऐसे ही अगर VMware एक मॉड्यूल डेवलप करेगा तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का नाम हाइपोथेटिकली हो सकता है, लेट्स से क्रिएट VMware यूजर, इट कैन बी VMware.vcenter.user। तो जब मैं ansible.builtin.user लिखता हूं तो ansible समझ जाता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ लिनक्स यूजर, और जब मैं VMware.vcenter.user लिखता हूं तो ansible समझ जाता है कि मैं vCenter वाले यूजर को बनाने की बात कर रहा हूं। ऐसे ही हमारे पास ansible.windows.user अवेलेबल है, जो हम तब यूज करते हैं जब हमें विंडोज वर्चुअल मशीन के ऊपर यूजर्स क्रिएट करने होते हैं। तो दिस इज न्यू। एंसिबल के अंदर हम पहले FQCN का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते थे, लेकिन अब जो भी प्लेबुक्स प्रोडक्शन के लिए पर्पस से लिखी जाती हैं या नई एनवायरनमेंट्स में लिखी जाती हैं, वहां पे हमें मेथड यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेबुक लिखने के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। Another concept which I feel कि बहुत लोग नहीं समझ पाते, which is remote underscore user and become true। आपके पास अपनी वर्चुअल मशीन पे लेट्स से एडमिन नाम का यूजर है, लेकिन रिमोट वर्चुअल मशीन के ऊपर लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर है। तो आप रिमोट VM से कनेक्ट करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से कनेक्ट करेंगे ना, तो यू विल राइट SSH administrator@remote VM का IP। तो एंसिबल भी तो SSH यूज करता है, तो हम उसको बता रहे हैं कि रिमोट VM से कनेक्ट करने के लिए डॉक एडमिन नाम का यूजर यूज करिए, क्योंकि रिमोट VM पे डॉक एडमिन नाम का यूजर एग्जिस्ट करता है। एंड बिकम ट्रू बिकॉज डॉक एडमिन यूजर एक दूसरा यूजर जॉन क्रिएट नहीं कर सकता, उसके लिए उसको सूडो यूज करना पड़ेगा। तो बिकम ट्रू का मतलब अपनी सूडो प्रिविलेज यूज करो। ये तभी काम करेगा अगर डॉक एडमिन के पास सूडो एक्सेस अलाउड है, वरना ये फेल हो जाएगा। अब आपको एक इन्वेंटरी फाइल भी चाहिए होगी जो हमने नहीं बनाई, तो वी कैन क्रिएट एन इन्वेंटरी फाइल एंड हियर वी कैन एंटर 2 सर्वर्स, लेट्स से सर्वर
1.networknuts.net, server 2.networknuts.net. मैं एक बार इनको पिंग करके चेक कर लेता हूँ, आर दे वर्किंग? सो पिंग server 1.networknuts.net. server 1 is responding, and is server 2 working? server 2 is also working. Now हम पहले ansible-playbook command यूज करते थे. However, now the command has changed. So we'll write ansible-navigator run your playbook name. So your playbook is known as create user with password.yml. -i inventory, आपको किस पर्टिकुलर इन्वेंट्री के अगेंस्ट ये प्लेबुक रन करनी है. एंड हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस पास कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे. Ansible Navigator जब ये प्लेबुक रन करता है तो उसको TUI में रन करता है, उसका टेक्स्ट यूजर इंटरफेस. तो जैसे देख सकते हैं प्लेबुक का आउटपुट चेंज हो जाता है. सो वी हैव अ डिफरेंट वे ऑफ रनिंग द प्लेबुक. हम 0 प्रेस करेंगे अपना प्ले खोलने के लिए, एंड उसके अंदर अब हमारे पास 2 टास्क हैं. गैदरिंग फैक्ट टास्क जो दोनों सर्वर्स पर रन हुई है, एंड क्रिएट यूजर जॉन विद द पासवर्ड टास्क जो दोनों सर्वर्स पर रन हुई है. हम 0, 1, 2, 3 में से कुछ भी प्रेस कर सकते हैं वो आउटपुट देखने के लिए. तो आई कैन प्रेस 3 एंड मुझे वो आउटपुट दिख जाता है. अब ये Ansible के प्लेबुक रन करने का नया तरीका है. आपको शायद इसको देख के लग रहा हो कि ये कितना अजीब है, और मुझे पुराना वाला तरीका ही सही लगता था. तो कोई दिक्कत नहीं है, आप -m stdout लगा सकते हैं. तो यू विल सी द ओल्ड स्टैंडर्ड आउटपुट जो आपने हमेशा से देखा है. अब यहाँ पे हमारे पास एक ansible.cfg फाइल भी अवेलेबल नहीं है. तो इफ यू वांट वी कैन जनरेट दैट ansible.cfg. हम जब नॉर्मली yum इंस्टॉल Ansible करते थे तो etc Ansible के अंदर ansible.cfg फाइल हमें मिलती थी. अब वो नहीं मिलती. तो वी कैन रन द कमांड ansible-config init. init stands for initialize -- disabled, क्योंकि आपको एक कमेंटेड ansible.cfg फाइल चाहिए जैसे आपको ओरिजिनली मिलती थी. -t type is all, सारी सेटिंग्स चाहिए. -f फॉर्मेट ini, आपने जो Ansible की CFG फाइल देखी है वो हमेशा ini फॉर्मेट में ही देखी है, एंड ansible.cfg के अंदर इसको रीडायरेक्ट कर देंगे. तो अब एक फाइल क्रिएट हो जाएगी विच इज ansible.cfg, और ansible.cfg के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी सारी की सारी सेटिंग्स आ चुकी हैं. एंड यहाँ पे आप इन्वेंट्री का पाथ चेंज कर सकते हैं, या फिर रिमोट अंडरस्कोर यूजर की एक परमानेंट वैल्यू सेट कर सकते हैं. whatever it is that you want to do वो किया जा सकता है यहाँ पे, जैसे आप नॉर्मल ansible.cfg यूज करते थे वैसे ही. सेकेंडली आप जैसे देख सकते हैं कि Ansible Navigator एक Ansible Navigator.log फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है. एंड आपने जो प्लेबुक रन करी थी उस प्लेबुक की एक रिपोर्ट या फिर एक हिस्ट्री एक JSON फॉर्मेट में भी जनरेट कर देता है. तो Ansible Navigator की सेटिंग्स अलग होती हैं और Ansible.cfg वाली सेटिंग्स अलग होती हैं. Ansible.cfg ये बताता है कि Ansible कैसे बिहेव करेगा, और अगर आप Ansible Navigator का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग फाइल बनती है विच इज ansible-navigator.yml. हम अगर Ansible Navigator के डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं उनकी वेबसाइट पे तो हमें वहां पे ये फाइल मिल भी जाएगी, एंड वी कैन गेट दैट फाइल एंड मेक चेंजेस. लेकिन वो थोड़ा अभी के लिए एडवांस हो जाएगा. मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ वो ये है कि Ansible को आप जैसे अभी तक यूज करते हुए आ रहे थे वैसे यूज नहीं करा जाता है. आपके प्लेबुक लिखने का तरीका और आपके Ansible को रन करने का तरीका अब चेंज हो गया है. अब हम कंटेनर इमेज बेस्ड एग्जीक्यूशन यूज करते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस वे ऑफ एग्जीक्यूशन. मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया एंड आप इसको करके देखिएगा, एंड मैं आपको अगले वीडियो में Ansible Navigator की YAML फाइल समझाऊंगा.